नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की सीरीज में, जो कि एमपीपीएससी प्री 2023 को ध्यान में रख करके चलाई जा रही है। और इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है, जो कि आपका अप्रैल माह का है। जनवरी, फरवरी, मार्च के वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, वहाँ पर उपलब्ध है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं हूं नीलेश और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। उसके पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी प्री 2023 की टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज 499 पे एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। इसको आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट कभी भी कितनी बार भी दे सकते हैं। सारे टेस्ट यूनिट वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, एफएलटीज हैं और उसका एक शेड्यूल डाला हुआ है। आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोई भी टेस्ट दे सकते हैं, शेड्यूल को वापस अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। साथ ही में यदि आप एमपीपीएससी प्री का क्रैश कोर्स, जो कि एक वीडियो कोर्स है, इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको ये जो 499 की टेस्ट सीरीज है, ये 795 रुपये के एक वीडियो कोर्स के साथ आपको उपलब्ध होती है। ये 10 यूनिट्स के वीडियो कोर्स है। वीडियोस के डेमो डले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं ऐप में। आपको भी इसके सेक्शन पे जाना है क्रैश कोर्स के, वहाँ पे डेमो सभी यूनिट्स के डले हुए हैं, तो आप उसको वहाँ पे एक बार देख सकते हैं। साथ ही में ये टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ फ्री मिलेगी। इसके साथ मिलेगी एमपीपीएससी के करंट अफेयर्स की मैगजीन, जो एग्जाम गुरुजी के द्वारा एग्जाम के 20 दिन पहले लॉन्च की जाती है। वो आपको इसके साथ इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये आपकी जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चली है। और 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी के द्वारा झंडी दिखा करके इसकी शुरुआत की गई थी। और जो साथ ही में ये हजरत निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली में आता है, वहाँ तक चलेगी। बात करी जाती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो जो पहली ट्रेन थी वैलेंटाइन डे के ठीक अगले दिन 2019 में, यानी 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। और ये पूरी ऑटोमेटेड ट्रेन होती है और इसमें लगभग 30% बिजली का उपयोग कम करने के उद्देश्य से इसको क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का जो निर्माण है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ चेन्नई के द्वारा किया गया था। और इसका निर्माण जो किया जा रहा है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो भारत सरकार का चल रहा है उसके तहत किया जा रहा है। और इसका लगभग 100 करोड़ की लागत से इसको स्टार्ट किया गया था। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर है। ज़्यादा जानकारी हमें इसके बारे में इकट्ठी नहीं करनी है। किसकी अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है? तो मुख्य सचिव जो होंगे उसकी स्टीयरिंग इनके पास रहेगी। ये एक्चुअली में जो स्टीयरिंग कमेटी है, इसका काम रहेगा जो हमारे यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के लिए जो फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना ये सब चल रही है, इसको किस प्रकार से लागू किया जाए, इसको किस प्रकार से जो उसके टारगेटेड लोग हैं वहाँ तक इसे पहुँचाया जाए, और पीडीएस का किस प्रकार से यूज किया जाए, बाल विकास कार्यक्रम में किस प्रकार से यूज किया जाए, और प्रधानमंत्री का जो पोषण शक्ति अभियान है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों की यहाँ पे प्रॉपर समीक्षा की जाएगी। इसको ऑपरेट किया जाएगा। अब क्योंकि ये इससे पीडीएस से आपके बाल विकास से जुड़ा हुआ है, तो इसमें स्वाभाविक रूप से आपके लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रहेगा, पंचायती राज ग्रामीण मंत्रालय रहेगा, महिला बाल विकास मंत्रालय रहेगा, स्कूली शिक्षा रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ सबके सचिव रहेंगे। स्टीयरिंग कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। स्मार्ट सिटी एक्सपो नई दिल्ली में मध्य प्रदेश की जो स्मार्ट सिटीज को 16 में से कितने अवार्ड दिए गए हैं? 16 अवार्ड टोटल दिए जाते हैं। इसमें मध्य प्रदेश को 7 अवार्ड दिए गए हैं। और नई दिल्ली में ये प्रोग्राम आयोजित हुआ था, जहां पर मध्य प्रदेश के सतना, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर सम्मिलित हुए थे। तो हमारे यहाँ से जो 16 में से 7 कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं, जिसमें इंदौर और जबलपुर को 2-2 मिले हैं, भोपाल और सागर, उज्जैन को 1-1 अवार्ड मिला है। स्मार्ट सिटी इंदौर को बेस्ट स्टार्टअप और बेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैटेगरी में, और जबलपुर को गवर्नेंस ऑफ इकोनॉमी 311 ऐप जो है इनका वो, और सिटी डीलर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड कैटेगरी अवार्ड मिला है। भोपाल को स्मार्ट पार्किंग की कैटेगरी में मिला है, सागर को क्लीन सिटी कैटेगरी में मिला है, और उज्जैन को महाकाल लोक जो है उसके लिए अवार्ड दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। मनरेगा के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पे? जो मनरेगा है इसमें मध्य प्रदेश 4थे नंबर पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ाई गई है। पहले लगभग 35% के आसपास था, अब ये 41% पहुँच गया है। और साथ ही में हमारे यहाँ लगभग 10 लाख से ऊपर 10.17 लाख लोगों को क्या किया गया, इससे रोजगार उपलब्ध कराया गया है। और
ये पूरे के पूरे जब इसका सर्वे हुआ तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश चौथे स्थान पे पहुंच गया। अनुसूचित जनजाति जो परिवार को मनरेगा से रोजगार दिलाने के मामले में भी जो मध्य प्रदेश है वो देश में पहले स्थान पर है। वहीं पर मनरेगा में रोजगार देने के मामले में बात करें तो उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे बात करेंगे। वर्ष 2023 के लिए प्रदेश की कितनी विभूतियों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है? तो मध्य प्रदेश की 3 विभूतियों को क्या दिया गया है? पद्मश्री सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति जी के द्वारा ये सम्मान दिया जा चुका है। और इसमें हमारे यहाँ कला के क्षेत्र में किसको दिया गया है? रमेश परमार और श्री शांति परमार, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनको दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुनीश्वर चंद्र डावर एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं। 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें भी शामिल रहे। लगभग 50 ईयर से ये गरीबों का इलाज कर रहे हैं। जबलपुर में रहते हैं। ये 20 रुपये फीस लेते हैं। इसके पहले 2 रुपये लेते थे, लेकिन कोविड के बाद से इन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है। फिर भी आर्मी के डॉक्टर हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। चाहते तो प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते थे। AFMC का एग्जाम निकाल करके डॉक्टर बने होंगे। फिर भी ये 20 रुपये में इलाज कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरे नंबर पर इन्हें जो दोनों साथ के हैं, इन दोनों को ये जो गुड़िया कला है इसके लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और बहुत ही संघर्षों के बाद इन्होंने क्या है अपने परिवार का पालन पोषण किया, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोगों को इन्होंने जो अपनी ये गुड़िया कला है लोगों को सिखाया और इस कला को क्या किया, जीवन दिया, मरने से बचाया इस कला को। इस क्षेत्र में झाबुआ के रहने वाले रमेश और शांति परमार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लगभग 30 वर्षों से अपना जीवन यापन ये इसी के माध्यम से कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण अंचल होते हैं, वहाँ पर जो हमारे यहाँ मेले लगते हैं, छोटे छोटे फुटपाथ के मेले, जो साप्ताहिक मेले होते हैं वो भी आयोजित किए जाते हैं। कुछ विशेष पर्वों में भी मेले आयोजित किए जाते हैं। सोचिए आप वहाँ पर ऐसे लोग भी आपको दिखेंगे जो उस कला को बचा के तो रख ही रहे हैं, अपना जीवन यापन भी करते हैं। तो दोनों पर्पज से हमें ऐसे मेलों में जाना चाहिए और ऐसी खरीदारियाँ भी करते रहना चाहिए। तो इन्होंने 1993 में लगभग 500 से ज़्यादा महिलाओं को इसके लिए ट्रेन किया हुआ। वहीं पर बात करी जाए जोधैया बाई बैगा को, पेंटिंग के लिए 80 ईयर्स की हैं, इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और बहुत बड़ी विभूति है ये हमारे मध्य प्रदेश की। और इनका जो एक ड्रीम होता है बड़े बड़े पेंटर्स का, जो पेंटिंग करते हैं, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो जानते होंगे कि इटली इसका एक गढ़ माना जाता है। लोगों का ड्रीम होता है कि वहाँ के पेंटिंग, हमारा जो शोकेश है वहाँ पर लगे। वहाँ पर जोधैया बाई बैगा, जो कि बैगा जनजाति से आती हैं, उमरिया जैसे एक छोटे से ज़िले की रहने वाली, बहुत छोटे से गाँव के, परिवार में कोई नहीं इनके, उसके बाद इन्होंने अपनी इस कला को बचा करके रखा, चित्रकारी को बचा करके रखा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इनके लिए जो हमारे यहाँ का जनजाति कला संग्रहालय है, वहाँ पर एक दीवार इनके नाम से प्रॉपर रखी गई है, जहाँ पर इन्होंने अपनी पेंटिंग्स को क्या किया है, बनाया हुआ है। इस प्रकार की ये पेंटिंग बनाती हैं। इन्हें पहले पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रपति जी के द्वारा भी इनको अभी महिला शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रदेश के GI टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? तो मध्य प्रदेश में GI टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या 19 हो गई है। बात करी जाए तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि हमारे यहाँ कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग के जो 5 उत्पाद हैं उनको भी GI टैग दिया गया है। इसमें यदि आप बात करोगे तो सबसे पहले बात करेंगे तो डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को दिया गया, ग्वालियर के कारपेट को दिया गया, उज्जैन की जो बाटिक प्रिंट है उसको दिया गया है, छापा चित्रकला है। जबलपुर का भेड़ाघाट का जो स्टोन क्राफ्ट होता है, वाइट मार्बल्स होते हैं, उसमें आपको ताजमहल और बहुत सारी चीज़ें आपको उस पर दिखती होंगी बनाई हुई, वहीं की होती हैं। बालाघाट की जो वर्सियोनी साड़ी है उसको दिया गया। रीवा के सुंदरजा आम को दिया गया। डिंडोरी की पेंटिंग, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, ग्वालियर का कारपेट, बालाघाट की साड़ी और उज्जैन का बाटिक प्रिंट, इसको GI टैग दिया गया है। तो GI टैग उत्पादों की हमारे यहाँ संख्या कितनी हो गई है? 19 हो गई है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न पे। पहली बार मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग को GI टैग मिला है? इसका कोई विशेष डेटा नहीं मिला है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने ट्वीट किया था, वहाँ से हमने टॉपिक उठाया था। आ जाता है तो याद में रखना, संत रविदास हस्तशिल्प कला विकास निगम को पहली बार किसी विभाग को भी GI टैग दिया गया है। तो यदि आता है तो याद रखना, इसके बारे में कुछ विशेष हमें कंटेंट नहीं मिला है, लेकिन उनका क्योंकि ट्वीट था, मध्य प्रदेश शासन के ऑथराइज्ड मिनिस्टर हैं, तो उनका विशेषकर ऐसी चीज़ों का ट्वीट ये माना जाता है कि ये क्या है, एक तरह से सर्टिफाइड है,
ठीक है। तो मध्य प्रदेश हथकरघा निर्देशालय की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1976 में हुई थी, कहाँ पर, भोपाल में की गई थी। फिर 81 में क्या हो गया कि इसको हस्तशिल्प विकास निगम 1981 में स्थापित किया गया। बाद में दोनों को मिला करके 1999 में एक विभाग कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम, अब जो कि संत रविदास जी के नाम से है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे हाल ही में कहाँ पर माँ ताप्ती कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। क्योंकि माँ ताप्ती से जुड़ी हुई बात है तो स्वाभाविक है, माँ ताप्ती का जो उद्गम स्थल है वो मुल्ताई है, तो वहाँ पर ये कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। जब ये कॉरिडोर बनाया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बाकी की अन्य चीज़ें भी क्या की जाएंगी, डेवलप की जाएंगी। तो माँ ताप्ती की बात करें तो जो ताप्ती हैं इनका उद्गम स्थल क्या है, मुल्ताई है। इनका नाम मूल तापी था, बाद में क्या हुआ इसका मुल्ताई हो गया। और स्कंद पुराण में भी इनका महत्व मिलता है, इनका जिक्र किया गया है वहाँ पर। और ऐसी मान्यता है कि माँ जो ताप्ती हैं ये सूर्य की पुत्री और शनि की बहन है। ठीक है। मध्य प्रदेश का जो दक्षिण मध्य का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो दक्षिण मध्य का अपना डेक्कन ट्रैप है, यहाँ पे ग्वालियर जो गावेलगढ़ की पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती है, लगभग नदी की लंबाई आपको 724 किलोमीटर की मिलेगी। फिर इसके बाद ये महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए जाकर के मध्य प्रदेश में बहती हैं, फिर से वापस एंट्री करती हैं, जाके आपके यहाँ पे विसर्जित हो जाती हैं। अब इनकी जो प्रमुख सहायक नदियों की बात करो तो गिरना, पंजरा और पूर्णा इनकी सहायक नदियां हैं, जो महाराष्ट्र राज्य की ओर दक्षिण की तरफ क्या होती हैं, बहती हैं। और ये नदी नर्मदा की तरह पूर्व से पश्चिम की डायरेक्शन में बहती है। और बुरहानपुर और सूरत जो नगर है वो ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर जाकर के जो हमारा अरब सागर है वहाँ पर जो खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर जाकर के क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे जो नई शराब नीति से प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं, जो आहाते होते जहां बैठकर पीते, वो कब से बंद किए जाएंगे, तो 1 अप्रैल मूर्ख दिवस के दिन से बंद किए जाएंगे, ध्यान में रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, 2022 में नवीनतम बाघ जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार देश में 13 बाघ क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के कितने हैं। जो 13 बाघ क्षेत्र हैं पूरे भारतवर्ष में, उसमें से मध्य प्रदेश के 9 बाघ क्षेत्र यानी बनाए गए हैं। ठीक है, ये लिस्ट आपको यहाँ पे दे दी गई है। और अभी जो जनगणना है इसके बारे में एक पूरा का पूरा डिटेल वीडियो आपको अलग से बना के उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये अप्रैल में आई थी तो इसलिए प्रश्न वहाँ पे अपने रखा है। टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन एवं मूल्यांकन की रिपोर्ट में जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, तो जिसमें से टॉप 5 जो टाइगर रिजर्व हैं उसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान और पूरे के पूरे ओवल रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जो नर्मदापुरम जिला है उसमें आता है, लगभग 2130 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये डेक्कन बायोजियोग्राफिक क्षेत्र का क्या है, हिस्सा है। और सतपुड़ा की जो पहाड़ी श्रृंखला है हमारे यहाँ वो लगभग 1500 से 10,000 वर्ष पुराने हैं, जिसमें 50 शैलाश्रय भी हैं। और देश के बाघों की संख्या का जो 17% यानी 17% जो होता है रहवासी क्षेत्र होता है, उसमें से 12% जो होता है, 12% जो है वो सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की आप बात करो तो ये हिमालय और जो पश्चिमी घाट है अपना उसके बीच का एक तरह से सेतु बनाता है। पश्चिम घाट और हिमालय के बीच में ये एक सेतु का निर्माण करता है, यानी यहाँ से बाघों के लिए एक आवागमन का, एक तरह से आप कह सकते हो रहवास का सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न में। तो इसके पहले आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व है, और इसमें सतपुड़ा 93.18% इसने स्कोर हासिल किया। फिर कान्हा है, फिर पेंच है, फिर बांधवगढ़, फिर पन्ना है, फिर संजय डुगरी है। ठीक है, अब इनको क्या हुआ था, ये परसेंटेज को कैटेगरी में बांटा गया था। देश के जो टाइगर रिजर्व एक्सीलेंट, वेरी गुड और गुड और फेयर कैटेगरी में रहे हैं। तो हमारे प्रदेश का जो सतपुड़ा और कान्हा है, क्योंकि ये 90 के ऊपर स्कोर किया था तो इन्होंने एक्सीलेंट कैटेगरी में अपना नाम दर्ज किया है। वहीं पे कान्हा टाइगर रिजर्व टॉप 5 में हमारे यहाँ का आएगा। पूरे जो भारतवर्ष में जो उसमें कैटेगरी है उसमें टॉप 5 में रहा है। गुड कैटेगरी में आपका संजय और जो ये डुबरी, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व ये है। वेरी गुड में आपको पेंच, बांधवगढ़ और पन्ना, ये 3 जो मिलेंगे ये वेरी गुड कैटेगरी में आपको मिलेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले प्रश्न की। आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया पुरस्कार, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गोपालन के क्षेत्र में कार्य करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये मध्य प्रदेश का जो गोपालन और पशु संवर्धन विभाग है वो एक ये
पूरी कमेटी बनाती है। इसका एक बाकायदे वो ऑर्गेनाइज होता है, कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है, उसके बाद ये पुरस्कार दिए जाते हैं। बड़ी बड़ी किसानों को पशुपालन की ओर मोटिवेट करने के लिए ये योजना चालू की गई थी, और जिसमें सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है जिसकी गाय में, उस गाय का उसको ये पुरस्कार दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुग्ध उत्पादन की ओर वापस से बढ़ें। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन जो मध्य प्रदेश में किया गया था इस वर्ष, वो कहाँ किया गया? तो इस वर्ष का जो पंचायती राज दिवस है ये रीवा में आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जो SF ग्राउंड है वहाँ पर हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे जो वो हैं आवास उपलब्ध कराए गए थे लोगों को रहने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिनको मकान उपलब्ध कराना था वो उपलब्ध कराया गया था। साथ ही में पंचायत स्तर पर खरीद के लिए एक एकीकृत ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल का उद्घाटन किया गया था। और ये पूरा का पूरा जो है एक गांव में जो आपको, जैसे आपने देखा होगा, यदि विजिट करेंगे, वेबसाइट विजिट करेंगे पंचायत की, तो आपको वहाँ की पूरी जानकारियाँ वहाँ पे क्या हो जाती हैं, उपलब्ध हो जाती है कि आपके यहाँ से क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। साथ ही में ग्राम स्वराज को मजबूत करने के लिए उसमें ये जो EGM है, इसमें अब आप कोई भी आपको परचेजिंग करनी है सरपंच से लेकर के वहाँ के, तो उस पोर्टल के माध्यम से करना है। साथ ही में जो लोग हैं वहाँ पे जन सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने के उद्देश्य से भी इसको क्या किया गया था, चालू किया गया है। साथ में जो मेन बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है इसमें समावेशी विकास थीम का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। और आपसे यदि आगे की बात करें कि जो समावेशी विकास थीम है इसमें कितने अभियान जुड़े हुए हैं, तो इसमें कुल समावेशी विकास थीम के अंतर्गत 9 अभियानों को क्या किया गया, सम्मिलित किया है। और अलग अलग प्रकार के अभियान हैं, ठीक है, जल बचाने को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, किसानों की आय बढ़ाने को लेकर के बहुत सारे ऐसे अभियान चल रहे हैं। ग्राम स्वराज अभियान है, ये बहुत सारे अभियानों को मिला करके ये समावेशी विकास अभियान, इस सब प्रकार का विकास उनका हो। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हमारे यहाँ जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। आगे की तरफ बात करें, मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर को किस वर्ग की सूची में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो मध्य प्रदेश में जो ट्रांसजेंडर होंगे ये पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया है। और 19 अप्रैल 2023 को राज्य शासन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और इन्हें ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समुदाय को मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के तहत क्या किया गया है, जोड़ा है। 93 क्रमांक जो है सूची उसमें 94 नंबर पे इनको क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था। इसके बाद केंद्र सरकार ने बाकायदे इसके लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद सभी राज्यों ने लगभग ये कार्य किया है। 24 फरवरी 2023 को राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश ट्रांसजेंडर यानी अधिकारों का संरक्षण नियम 2021 के तहत जारी जो भी नौकरियां निकलेंगी इसमें इनके लिए एक अलग समुदाय की श्रेणी बनाई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जिसे A++ का क्या हुआ है, ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश का जो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है उसको A++ ग्रेड का पहली यूनिवर्सिटी जिसको A++ ग्रेड दिया गया है। इसके अलावा भोपाल का जो महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय उसको A ग्रेड दिया गया है। माधव महाविद्यालय पहला महाविद्यालय था जिसको A ग्रेड कैटेगरी में दिया गया था। सारी सुविधाएं देखने के बाद ये कैटेगरी दी जाती हैं। सभी विश्वविद्यालयों को मोटिवेट करने के लिए शुरू किया गया है। बात करें डॉक्टर अंबेडकर के 5 तीर्थों के संबंध में असत कथन कौन सा है? तो देखिए, जन्मस्थली, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि। तो ये जन्मस्थली महू है, सही बात है। शिक्षा भूमि लंदन में है इनकी, जो जहाँ पे इन्होंने शिक्षा हासिल करी। चैत्य भूमि इनकी मुंबई में है। दीक्षा जहाँ पे इन्होंने ली वो नई दिल्ली है। ये क्यों है? क्योंकि डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर जी को जो हमारे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है उसमें सम्मिलित किया गया है। तो जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि मुंबई। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको लंदन भी घूमने को मिलेगा। इसमें जो जन्मभूमि महू इसके अंतर्गत आता है, हमारे स्टेट में आता है, तो वहाँ पे आपको घुमाया जाएगा, ठीक है। इसको तीर्थ दर्शन योजना से जोड़ा गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करें निम्न में से किसे मध्य प्रदेश युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? बहुत ही ज़्यादा इसका प्रोग्राम आयोजित किया गया था बड़े स्तर पे। तो डॉक्टर निशांत खरे हैं। जब युवा नीति लॉन्च की गई थी तो बोला गया था कि युवा आयोग बनेगा, युवा आयोग बन गया है। डॉक्टर निशांत खरे इसके युवा आयोग के अध्यक्ष होंगे। 2 वर्ष का इनका कार्यभार रहेगा।
युवाओं को प्रेरित करेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी युवाओं को साथ में मोटिवेट करने के लिए, रोजगार डेवलप करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, युवा कल्याण विभाग बनाया जाएगा। ठीक है, और ये सागर जिले के रहने वाले। मध्य प्रदेश युवा नीति जो 2023 है, इसकी जो शुरुआत की गई थी 23 मार्च 2023 से गई थी। ये तारीख बिल्कुल रट्टा मार के रख लेना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोलगढ़ी में कोल गौरव, यहाँ कोल राजाओं की मूर्ति के साथ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। यह स्थान किस जिले पर है? तो ये जो स्थान है आपका, ये रीवा जिले में आता है। त्योंथर जो है आपका, कोलगढ़ी जो जगह है ये त्योंथर में आती है, रीवा जिले के अंतर्गत त्योंथर आता है। यहाँ पर जो कोल राजाओं के आखिरी, जो इस गढ़ी का जो आखिरी राजा माना जाता है, वो मनवाया माना जाता है, वो गणपत साय माना जाता है, जो कि बीनवंशी राजा थे। इसके बाद यहाँ के यदि आपसे कभी भी पूछा जाए कि अंतिम कोल राजा कौन थे, तो नागल कोल का नाम आपको याद रखना है। 10-12 वर्ष का इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। त्योंथर रीवा जिले में स्थित है और इसके पास में आपको तमसा और खरारी नदी मिलेगी, यानी इन दोनों के संगम पे ये बसा हुआ है। यहाँ पर जो ये गढ़ी है कोलगढ़ी, इसका फिर से रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा और इसका जो भी है संरक्षण किया जाएगा। अभी क्योंकि सतना में इसका क्या हुआ था, कोलों का महाकुंभ आयोजित किया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में, हाल ही में निम्न में से कौन सा पोर्टल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्राओं की समस्या निवारण के लिए शुरू किया गया? तो ये मित्र पोर्टल है, इसकी शुरुआत की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग को यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उनको क्या करना है, ये नंबर डायल करना है। नंबर डायल करने के बाद उनकी पूरी वहाँ पर मित्रवत मदद की जाएगी। पढ़ाई से संबंधित, मुझे मतलब अपना आपका ग्रेजुएशन है क्या है, आपको गाइडेंस प्रोग्राम एक तरह का आप मान सकते हो, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। साथ ही में सरकार ने ये कहा है कि आपकी जो औद्योगिक नीति है, यदि इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनको 20% की भूमि अनुसूचित जाति और वर्ग के जो उद्यमी होंगे उनको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही में परिवार की जो पहले आय सीमा थी 6 लाख थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख कर दी गई है। और ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, जहां पर इसकी घोषणा की गई थी। गोहरदेव मंदिर, जिसे हाल ही में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, ये किस जिले में है? तो ये जो मंदिर है गोहरदेव मंदिर, ये छिंदवाड़ा जिले में है। ये प्रश्न थोड़ा सा याद रखना, यूनिक प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। संस्कृत विभाग ऐसे मंदिरों को राज्य संरक्षित घोषित करता है, तो अब ये राज्य संरक्षित स्मारक हो जाता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के विभाग के अंतर्गत आ जाता है। ये छिंदवाड़ा जिले की जो तहसील है नीलकंठी, उस कला क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कलचुरियों के लगभग समकालीन यहाँ पे जो आपको मंदिर उपलब्ध हैं, उनकी जो वास्तुशिल्प है ये कलचुरियों के समकालीन की है। स्थापत्य कला यहाँ की लगभग 13वीं सदी के आसपास यहाँ पे निर्माण हुआ था। शिव को जो समर्पित ये मंदिर है, ये भूमित्र शैली का मंदिर है और यहाँ पर शिव जी का मंदिर विराजमान है। इसका जब ये ध्वस्त हो गया तो स्थानीय लोगों ने इसको फिर से जीर्णोद्धार कराया था और यहाँ पर जो स्तंभ उपलब्ध है वो संस्कृत भाषा में अस्पष्ट लेख हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। महर्षि दधीच पुरस्कार जो दिया जाता है ये किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? तो जो महर्षि दधीच पुरस्कार दिया जाता है ये सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिया जाता है। दधीच ने अपनी हड्डियों का दान किया था, तो इसलिए याद रखना कि दिव्यांगजन से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। बहुत समय के बाद ये पुरस्कार दिए गए हैं, 2014-15 के बाद दिए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा खबरों में बने हुए थे। यहाँ पर जो प्रमुख रूप से नाम कमाए जिन्होंने, जिनको थोड़ा सा इनका नाम था इसमें, तो याद रखना है कि हमारे यहाँ की जो पहली ब्रेल स्क्रिप्ट अरबी केंद्र स्थापित किया है इंदौर की कुमारी राबिया खान, इनको पुरस्कृत किया गया है और इनको व्यक्तिगत दिव्यांगता श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने इंदौर में यह अरबी केंद्र स्थापित किया है। उसके अलावा आगे की तरफ यदि आप देखोगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो राज्य शासन ने राज्य की जीडीपी में वृद्धि के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों को चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स समिति का क्या किया है, गठन किया है। यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो पहले ये समिति रवि के अध्यक्षता में थी, बाद में उनकी जगह पे प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी हैं, इनकी अध्यक्षता में ये टास्क फोर्स गठित की गई है। इनका उद्देश्य हमारे यहाँ की जो मातृ मृत्यु दर है, नवजात शिशु मृत्यु दर है और जो कुपोषण है, शिशु मृत्यु दर है, इसको क्या करना है, कम करना है। इसके लिए इनको उपाय सुझाना है। प्रोफेसर समिका रवि के स्थान पर अब ये आ गए हैं। किस जिले को जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है उसको इस सम्मान के लिए सम्मानित किया गया है। हर घर जिला यहाँ, मतलब यहाँ पे जो हर घर जल है,
ये पूरा का पूरा जिला हर घर जल से हो चुका है। यहाँ पे 254 गांव है जहाँ पर सभी घरों पे जल की उपलब्धता हो गई है, पेयजल की उपलब्धता यहाँ पर हो गई है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में निर्वाचन की राज्य स्तरीय आइकॉन किसे नियुक्त किया है? तो राज्य स्तरीय आइकॉन जो नियुक्त किया है ये संजना सिंह को किया है, और ये ट्रांसजेंडर है, समाज सेविका है, थर्ड जेंडर में आती हैं। इनको ये सम्मान दिया गया है कि अब ये हमारे यहाँ जो चुनाव होंगे उस पे ये उसकी आइकॉन रहेंगी। वह पुष्पानगर बावड़ी चंदवाड़ की रहने वाली। इसके पहले ये एड्स नियंत्रण समिति में भी चुनी गई थी। इसके पहले स्वच्छता अभियान मध्य प्रदेश में भी चुने जाने वाली पहली थर्ड जेंडर थी। और इसके अलावा 2017 में डेटाल स्वच्छ भारत बनेगा में भी इनको क्या किया गया था, अमिताभ बच्चन के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो ये था हमारा अप्रैल माह का करंट अफेयर्स। हमारा जो अगला करंट अफेयर्स होगा वो मई माह का होगा, आपको दिवाली के बाद उपलब्ध रहेगा। आपको ये लगातार पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई यूट्यूब में, आप लगातार ये करंट अफेयर देख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं जो कि पूरी तरह से अपडेट है, बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, इसके 60 टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल रही है, एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।